हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। ये चैप्टर है आपका नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप नॉन प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने लिखा हुआ है, या कि आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ है। इसको देख के आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है, इसके एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आगे हैं। इस एडजस्टमेंट्स को भी ध्यान से देख लें और नोट कर लें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें डबल एडजस्टमेंट है, एक लास्ट ईयर का और एक करेंट ईयर का, दो डेट पर है। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसमें आंसर भी दे रखे हैं तीनों। और उसके बाद इस क्वेश्चन को हिंदी में देख लें आप लोग। ये है हिंदी में क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो आपने इंग्लिश में देखा। कुछ पोर्शन इस क्वेश्चन का इस पेज पर है और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट पेज पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी का रिमेनिंग पेज देख सकते हैं आप लोगों ने शायद क्वेश्चन समझ लिया हो, और आई होप कि आप लोगों के पास ये बुक होगी। अगर नहीं है तो आप लोग नोट कर लेंगे ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। ये क्वेश्चन हमने लिया है साहित्य भवन बुक से। साहित्य भवन की ये इंग्लिश मीडियम बुक है और ये की हिंदी मीडियम बुक है। ये क्वेश्चन हमने इसी से बुक से लिए हैं। और इसके बाद हम लोग कॉलम बनाते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। हमने यहाँ कॉलम बना लिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। आपकी बुक में डेट दे रखी है 31 मार्च 2016, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आई होप कि आपने डेट यहाँ से देख ली होगी। और ये कॉलम है आपके एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले इधर के नाम देखेंगे एक्सपेंसेस के। तो पहले है सैलरीज 24,000, यानी वेतन 24,000 रुपये का। तो 2 में हम लोग लिखेंगे 2 सैलरीज, और सैलरीज़ का अमाउंट है 24,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट हमने आपको यहाँ दिखाए थे अभी, इसमें कोई सैलरी का एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज़ के बाद अगला एडजस्टमेंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसको यात्रा व्यय कहते हैं। तो 2 में लिखेंगे 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है 6,000 रुपीज़, और इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेशनरी, 2,300 रुपये की लेखन सामग्री। तो 2 में लिखेंगे 2 स्टेशनरी, और स्टेशनरी पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका अमाउंट भी 2,300 है। लेकिन स्टेशनरी पर एडजस्टमेंट दे रखा है, आप ज़रा ध्यान से देखें। स्टेशनरी पर एडजस्टमेंट यहाँ दिया है लेखन सामग्री का स्टॉक, एक लास्ट ईयर का स्टॉक है और एक करेंट ईयर का स्टॉक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एक लास्ट ईयर का है 1,200 और एक करेंट ईयर का है 800। इसे कैसे लिखा जाएगा ज़रा आप इसको ध्यान से समझें। पहले स्टेशनरी का अमाउंट है 2,300, पहले इसको अंदर लिख लें 2,300। और फिर इसके बाद इसमें स्टॉक से रिलेटेड पॉइंट को समझना है। तो लिखेंगे प्लस स्टॉक प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर का स्टॉक होगा वो ऐड किया जाएगा। तो लास्ट ईयर का लेखन सामग्री का स्टॉक कितना है 1,200 रुपये, उसे आपको ऐड करना होगा। और उसके बाद अंदर ही लिखेंगे। और एक और स्टॉक है, क्योंकि सभी एडजस्टमेंट इसमें डबल हैं, लास्ट ईयर और करेंट ईयर की भी। तो स्टॉक हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा हो तो लास्ट ईयर का स्टॉक को ऐड करेंगे और करेंट ईयर के स्टॉक को माइनस करेंगे। करेंट ईयर का स्टॉक कितना है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 800 रुपये। लेखन सामग्री का करेंट ईयर का स्टॉक है 800 रुपये। तो इसमें से 800 लेस कर देंगे, तो इसमें लेस करने के बाद आएगा 2,700। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखें तो स्टेशनरी के बाद अगला पॉइंट है रेंट, और रेंट का अमाउंट है 16,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 में 2 रेंट, यानी किराया 16,000 का, और किराया पर अगर एडजस्टमेंट है तो वो लिखा जाएगा। और एडजस्टमेंट दे रखा है किराए पर, ये आखिरी वाला आदित्य किराया करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, एक ये प्रीवियस ईयर का भी है और एक करेंट ईयर का भी है। तो जब 2 आउटस्टैंडिंग है दोनों को एक एक करके लिखेंगे। पहले रेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में
क्वेश्चन में रेंट है 16,000 यानी 16,000 रुपये का। ये आपके क्वेश्चन में किराया 16,000 रुपये का। और फिर इसमें जो आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का वो जुड़ेगा, और एक और आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का, वो माइनस होगा। ध्यान रखना है, स्टॉक का उल्टा है ये। स्टॉक प्रीवियस ईयर का ऐड होता है और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होता है। अब आउटस्टैंडिंग ज़रा देख ले। आदित्य किराया, ये प्रीवियस ईयर का 1,000 है, करंट ईयर का 2,000 है। तो करंट ईयर वाले में जाएगा 2,000, प्रीवियस ईयर में जाएगा 1,000। पहले ऊपर से इसको ऐड करके लाएंगे 18, और 18 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 17,000। ये हो गया रेंट। रेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपकी बुक में रिपेयर्स। रिपेयर्स जिसको मरम्मत कहते हैं, 700 रुपये की रिपेयर्स। रिपेयर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। रिपेयर्स 700 रुपीज़। रिपेयर्स के बाद दे रखा है बुक्स को ख़रीदा गया, परचेज ऑफ बुक्स, परचेज ऑफ बिल्डिंग। जो बुक्स होती हैं या बिल्डिंग होती हैं एसेट्स होती हैं, इसलिए इसको आप यहाँ नहीं लिख सकते। दूसरी साइड से इनकम के नाम लिखना शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले दे रखा है बैलेंस बीडी के बाद सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट यहाँ दे रखा है 60,200 यानी चंदा 60,200 रुपये। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पहले करंट ईयर का जो दे रखा है 60,200, पहले हम लोग ये यहाँ लिखेंगे। इसके बाद ध्यान दें, सब्सक्रिप्शन पर एडजस्टमेंट 4 है। यहाँ देखिए ध्यान से, अग्रिम प्राप्त चंदा यानी एडवांस के एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर का, और एक अदत्त यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जिसको एक्रूड भी कहते हैं, और उसमें भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का। तो ध्यान से समझ लें, यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2 हैं, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी 2 हैं, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर। अब इसको लिखेंगे कैसे, ज़रा इसको ज़रा ध्यान से समझ लें, एक एक करके 1 बाय 1। जिसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं पहले हम उसकी बात कर लें। तो आउटस्टैंडिंग जिसको हम लोग एक्रूड भी कह सकते हैं, तो एक्रूड करंट ईयर का जुड़ता है और प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। हम 1 बाय 1 एक एक करके आप लोगों को क्या समझा रहे हैं। पहले आप लोग ये समझ लें, एक्रूड करंट ईयर का जुड़ता है, या आउटस्टैंडिंग कह लो, तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का जुड़ता है और प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। और इसके बाद अगर हम एडवांस की बात करें, तो एडवांस भी 2 प्रकार का इस सवाल में दे रखा है। एक एडवांस करंट ईयर का है और एक एडवांस प्रीवियस ईयर का है। तो अगर एडवांस पे आप जाएंगे तो एडवांस प्रीवियस ईयर का जुड़ता है और करंट ईयर का एडवांस घटता है, इस एक्रूड का अपोजिट। समझ रहे हो? अब इसके अमाउंट को समझो। पहले एक्रूड के करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का अमाउंट देखो। तो एक्रूड जिसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, उसका करंट ईयर और प्रीवियस ईयर अमाउंट कितना है? करंट ईयर में 3,700 और प्रीवियस ईयर में 2,000। 3,700 और प्रीवियस ईयर में 2,000। और उसके बाद एडवांस की बात करें तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, एडवांस का प्रीवियस कितना है और करंट कितना है? तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपके सामने है, प्रीवियस है 1,000 और करंट में है 3,200, 3,200 रुपये। अब इसको ऐड और लेस करना है, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऐड का सिंबल है, इन दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद माइनस का सिंबल है, इसमें से ये लेस करेंगे। फिर ऐड का सिंबल है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर माइनस का सिंबल है, इसमें से ये माइनस होकर के बाहर इधर लिख देंगे, क्योंकि अब सारे चारों एडजस्टमेंट एक साथ हो चुके हैं। तो सारे जोड़ने घटाने के बाद आया है 59,700। सब्सक्रिप्शन के चारों एडजस्टमेंट लिख लिए गए। सब्सक्रिप्शन के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ दे रखा है डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट है 3,000 रुपीज़ और डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बाय डोनेशन के नाम से 3,000 रुपीज़। डोनेशन के बाद, डोनेशन जिसको हिंदी में दान कहते हैं, उसके बाद दे रखा है सेल ऑफ फर्नीचर 6,000 4,000। कॉस्ट है 6,000, 4,000 में बेचा। यहाँ दे रखा फर्नीचर का विक्रय, जो 6,000 का फर्नीचर था उसको 4,000 में बेचा। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं, 6,000 के फर्नीचर को 4,000 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ।
और जब भी लॉस होगा तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ है? 2000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, क्योंकि 6000 के फर्नीचर को 4000 में बेचा गया। अगर यहीं पर 4000 के फर्नीचर को 6 में बेचा गया होता, प्रॉफिट हो जाता, तो ये लॉस इधर ना लिखते, हम लोग यहाँ लिखते बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ऐसा भी हो सकता था। इसके बाद एंट्रेंस फीस दे रखी है 800 रुपये की, जिसको हिंदी में प्रवेश शुल्क कहते हैं। इसको आप यहाँ लिख लेंगे बाई में एंट्रेंस फीस के नाम से। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 800 रुपीज़ है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपकी बुक में है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, जिसका अमाउंट 7000 है। तो आप लोगों को हम ये पहले ही बता चुके हैं कि लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस और डोनेशन, तीनों में से जो अमाउंट सबसे बड़ा होगा उसको कैपिटलाइज करेंगे, चाहे ये बात कहीं लिखी हो या ना लिखी हो। ये बात आपके क्वेश्चन में कहीं नहीं गई है, लेकिन हम लाइफ मेंबरशिप को कैपिटलाइज करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये अमाउंट इन तीनों में सबसे बड़ा है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आप लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला इनको? 5% के हिसाब से 5000 रुपीज़ मिला, तो जो मिला है वो आप लिख सकते हैं। तो बाई में लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़। अब ज़रा आप लोग एक और बात पे ध्यान दें, जितने नाम सीधे सीधे सामने दिख रहे थे वो तो हम लोगों ने लिख लिए। अब ज़रा कुछ नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। कुछ एसेट्स पुराने और नए दे रखे हैं, जैसे पुस्तकें, बुक्स पहले थीं 13,500 की और अब हो गई 16,500 की। तो लास्ट ईयर बुक्स थी 13,500 की और उसमें करंट ईयर में बुक्स खरीदी गई 6000 की। तो 13 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19,500। तो इस साल के एंड में बुक्स कितने की होनी चाहिए थी? 19,500 की, लेकिन आई कितनी है? 16,500 की। इट मीन्स बुक्स की वैल्यू कम हुई है, और कितनी कम हुई है वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम से लिखी जाएगी। ये आपको बुक में कहीं पर डेप्रिसिएशन के नाम से दिया नहीं गया है, ये आप यहाँ लिखेंगे बुक्स का डेप्रिसिएशन 3000, क्योंकि पुरानी बुक का वैल्यू था 13,500 और करंट ईयर में बुक्स खरीदी गई 6000। दोनों को ऐड करने पर आना चाहिए था 19,500, लेकिन आपके एडजस्टमेंट में बोला गया है कि एंड में बची हैं बुक्स 16,500 की। इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हुआ 3000 का। इसी तरह से आपको और भी देखना है फर्नीचर के बारे में, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे निकाला जाएगा आप इसके बारे में ज़रा देखें। तो फर्नीचर के बारे में आपकी बुक में पॉइंट है कि फ़र्नीचर लास्ट ईयर कितने का था? फर्नीचर लास्ट ईयर था 16,000 का। फर्नीचर लास्ट ईयर था 16,000 का। इसके बाद फर्नीचर करंट ईयर में कोई भी नया ख़रीदा नहीं गया, बल्कि 6,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया। बेचा वो 4,000 में था, लेकिन हमारे पास कितने रुपए वाला फर्नीचर गया? 6,000 वाला। तो फर्नीचर मेरे पास 16 का था, 16,000 में से 6,000 चला गया, तो फर्नीचर कितना बचना चाहिए था? 10,000। लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखें, फर्नीचर यहाँ कितने का बच रहा है? 8,000। तो वैल्यू से कितना कम हुआ? 2,000। तो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हुआ 2,000 रुपीज़। अब आप लोग इसको जोड़ घटा के सरप्लस निकालेंगे। जोड़ने घटाने का सरप्लस निकालने का तरीका वही पुराना है। इसको जोड़ेंगे, ये टोटल ज़्यादा आएगा, इसको इधर लिखेंगे और यहाँ घटा के लिखेंगे 2 सरप्लस। अभी आगे बात करते हैं इसके। तो इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे नामों को लिख लेने के बाद, जहाँ तक हमने नाम लिख लिए थे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तक लिख लिया था, इसके बाद हमने टोटल किया तो क्रेडिट साइड के इन चारों अमाउंट को जोड़ने पर, ऐड करने पर अमाउंट आया 68,500। और डेबिट में यहाँ स्टार्ट से 24,000 से लेकर हमने ये 2,000 तक ऐड किया, तो इसका टोटल आया 57,400। और उसके बाद 68,500 में से हमने लेस कर दिया 57,400 को, तो लेस करने के बाद हमारा सरप्लस आ गया 11,100। इसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट के कॉलम लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट 1 साल पुरानी होगी, 1 अप्रैल 2015 हमारे क्वेश्चन की डेट से, और क्वेश्चन की डेट क्या थी? 31 मार्च 2016। ओपनिंग बैलेंस शीट में सारी वो चीज़ें लिखी जाएंगी जो भी चीज़ें 1 साल पुरानी हैं। ये कहाँ से पता चलेंगी? ये आपके क्वेश्चन के
इन एडजस्टमेंट से पता चलेंगी। ये है आपका क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स, ये सारे के सारे 1 साल पुराने एडजस्टमेंट है। जैसे 1 साल पहले इनके पास बुक्स थी, फर्नीचर था, आउटस्टैंडिंग रेंट था, स्टॉक था स्टेशनरी का, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था और एडवांस सब्सक्रिप्शन था। ये सारे नाम हिंदी में और यही सारे नाम आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय इन नामों के साथ इस अमाउंट पे ध्यान देना है, इस अमाउंट पे ध्यान नहीं देना है। तो एक एक करके सारे नाम लिखवाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में सबसे पहले जितने भी आपको एसेट दे रखे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है बुक्स, किताबें 1 साल पुरानी 13,500 की दे रखी हैं, 13,500 रुपये की। बुक्स के अलावा इसमें एक फ़र्नीचर भी 1 साल पुराना दे रखा है। आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे तो जल्दी से आसानी से हो जाएगा। फ़र्नीचर 16,000 का दे रखा है 1 साल पुराना, फ़र्नीचर भी हम लोगों ने लिख लिया। फ़र्नीचर के अलावा एक लास्ट में आदत्य किराया यानी आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है, और आउटस्टैंडिंग जो होता है उसको हम लोग इधर लायबिलिटी में लिखते हैं, और आउटस्टैंडिंग रेंट इसमें दे रखा है 1,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़। और सबसे ऊपर दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, जिसको हम लोग एडवांस सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में लिखा जाता है हमेशा। तो पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, 1,000 रुपीज़, उसको भी लिख लेंगे। और करेंट ईयर का एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी है, जिसको आपकी बुक में आउटस्टैंडिंग या आदत्य चंदा के नाम से दे रखा है। तो करेंट ईयर का एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी था, सॉरी प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अभी हम प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं, करेंट ईयर का कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो 2,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन का भी आएगा इसमें। और एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी दे रखा था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लास्ट ईयर का प्रीवियस बैलेंस शीट में 1,200 रुपये का दे रखा था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो भी लिख लिया गया। इसके साथ ही साथ एक नाम और ध्यान रखना है आपको, कैश इन हैंड, जो हमेशा बैलेंस शीट में आता है। ये आपको कहाँ से मिलता है, ये जो आपके बुक में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इसमें सबसे ऊपर जो कैश है वो लास्ट ईयर का कैश बैलेंस होता है 6,800, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। पता है कैसे आया ये, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट था एक जगह पर इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जहाँ पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% फॉर होल ईयर 5,000। करेंट ईयर में आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है 5,000 रुपये 1 साल का। लास्ट ईयर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा तभी तो मिला है 5,000 रुपये का इंटरेस्ट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही ना होता तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलता। तो इसके लिए हम आपको रफ में यहाँ कैलकुलेशन बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट किया है x रुपये का, और x का कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 5%, और वो ब्याज कितना मिला आपको करेंट ईयर में, 5,000 रुपीज़। तो कोई x नाम का कोई एक अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, उसका 5% आपको इंटरेस्ट मिला 5,000, यही बात तो यहाँ बोली गई है। 5% इंटरेस्ट मिला पूरे 1 साल का 5,000। अगर आप इसको सॉल्व कर लें और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x अपनी जगह रहेगा, ये 5,000 यहाँ रहेगा, ये 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, जीरोस काउंट कर लो, 3 और 2 5, 5 जीरो लगेंगे 1 के आगे। ये कितना हुआ, 1 लाख। इसका मतलब लास्ट ईयर इनके पास 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, तभी तो इनको इंटरेस्ट मिला। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करके कैपिटल फंड निकालना है। कैपिटल फंड निकालना यहाँ पर आसान है, क्योंकि आपको ये साइड का टोटल करना है और बस बैलेंस निकालना है। तो देखो हम बता दे रहे हैं आपको ये कैसे निकलेगा। इसका टोटल करेंगे तो इस साइड का एसेट्स का टोटल आएगा 1,39,500, 1,39,500। और इसमें से ये अमाउंट घटा देंगे तो ये दो ही तो अमाउंट है, 2,000 लेस हो जाएगा, तो आपका कैपिटल फंड हो जाएगा 1,37,500
ये आपका कैपिटल फंड हो गया। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। देखिए बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आंसर निकाल लेने के बाद अब हम लोग बैलेंस शीट के कॉलम बनाएंगे इस तरह से। और बैलेंस शीट की डेट होगी 31 मार्च 2016, यानी वही डेट जिस डेट पर हम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था। इसकी शुरुआत किधर से होगी? लायबिलिटीज़ साइड से। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं कैपिटल फ़ंड। कैपिटल फ़ंड वही अमाउंट है जो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फ़ंड का अमाउंट आया था 1,37,500। इसमें सरप्लस का अमाउंट ऐड हो जाएगा। सरप्लस यानी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आंसर। सरप्लस का आंसर आया था 11,100। इन दोनों को ऐड करके इधर लिखेंगे तो आ जाएगा 1,48,600। इसके बाद एक नाम ऐसा था जिसको आपने यहाँ से कैपिटलाइज्ड किया था। जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख रहे थे तो आपने इस नाम को नहीं लिखा था। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस 7,000, इसको आपने कैपिटलाइज किया था। इसलिए अब आप इसको यहाँ पर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ी 7,000 रुपीज़। इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट और जो भी नाम करंट ईयर से रिलेटेड हैं वो सब आप लिखेंगे एक एक करके। तो जैसे कि आपने देखा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग ने सारे के सारे ये वाले नाम लिखे थे जो ये 4/2015 के थे। अब 2016 वाले जितने भी नाम हैं वो सब आपको लिखने हैं। तो एक एक करके हम सारे नाम आपको बता रहे हैं। असेट्स में सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुक्स यानी किताबों से। तो लास्ट ईयर बुक्स जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखी थी वो थी 13,500 की। फिर प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, शॉर्ट में परचेज लिख लेते हैं। तो परचेज ऑफ बुक्स, करंट ईयर में बुक्स कितनी परचेज़ की गई थी ये आपको इनकम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में मिल जाएगा। 6,000 रुपीज़ की। तो 13,500 की बुक्स पहले से थी, करंट ईयर में 6,000 की और ख़रीद ली गई, तो बुक्स हो गई आपके पास 19,500 की। इसके बाद आपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लिखा था अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आप देखेंगे तो वहाँ पर आपने बुक्स पे डेप्रिसिएशन लिखा था 3,000 का। तो 19 में से 3 लेस करने के बाद अब आपके करंट ईयर का बुक का अमाउंट आएगा 16,500। बुक्स के बाद अगला नाम होगा आपके क्वेश्चन में फर्नीचर का। फर्नीचर लास्ट ईयर अमाउंट था जो हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा वो था 16,000। और 16,000 में से कुछ फर्नीचर बेचा गया था तो सेल में लिखेंगे फर्नीचर बेचा गया था 6,000 का। 6,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया गया था। तो इसके बाद फर्नीचर की कीमत बची 10,000। और 10,000 में से डेप्रिसिएशन हम लोग ने करंट ईयर में लिखा था अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फर्नीचर का 2,000। तो लेस होने के बाद आपका फर्नीचर आया 8,000। तो यहाँ से समझ में आ रहा है बुक्स की नई वैल्यू है 16,500 और फर्नीचर की 8,000। ये आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दे रखी है लास्ट ईयर वाले में 16,500 और 8,000। इसके बाद करंट ईयर में एक बिल्डिंग भी खरीदी गई थी 30,000 की, तो बिल्डिंग भी लिखेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट है 30,000 रुपीज़। बिल्डिंग के अलावा अभी जो हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई उसमें ये भी इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट किया था। तो इन्वेस्टमेंट के कोई चेंज होने की बात नहीं कही गई है, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ होगा। 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के अलावा जो एडजस्टमेंट रह गए हैं वो लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर से करंट ईयर का एक्रूड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला, और एडवांस सब्सक्रिप्शन पहले है उसके बाद एक्रूड है, वो सब लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एडवांस दे रखा है 3,200 रुपये का, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखा जाता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 3,200 रुपये यानी 3,200 रुपये। और एक्रूड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है वो एसेट्स में आएगा, जिसको हम लोग ने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन के नाम में जोड़ा था वो है 3,700। इसके बाद नेक्स्ट है लेखन सामग्री का स्टॉक यानी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखा था और यहाँ पर भी लिखेंगे क्योंकि 2 बार बोला गया था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपने एक अमाउंट जोड़ा था और एक घटाया भी था।
स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के बाद कैश का अमाउंट रह गया, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में आप जब ये अपने सामने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं तो इसमें जो लास्ट वाला बैलेंस होता है ये होता है कैश। ये है 1800 का। और यहाँ पर सबसे लास्ट में एक नाम और भी है स्टॉक के बाद, आदित्य किराया आउटस्टैंडिंग रेंट करेंट ईयर का 2000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग जो होता है उसको हम लोग लायबिलिटी में लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ दे रखा है 2000 रुपीज़, 2000 रुपये का। और इस नाम को लिख लेने के बाद अब आपकी लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों कंप्लीट हो गए। और इसके बाद आप टोटल करेंगे तो टोटल दोनों तरफ मैच करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों साइड का टोटल आ रहा है 1,60,800, जो कि आपका क्वेश्चन का आंसर भी है। आपके बुक में आंसर दे रखा है 1,60,800। यही आपका टोटल यहाँ पर दोनों में आ रहा है। आप जोड़ के चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो और आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।